नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था पाठक न्यूज़ सेतु चैनल से आज शशि प्रताप सिंह जी का इंटरव्यू लेने आई हूँ छोटा सा। और सर नमस्ते जी, धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे छोटे से चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं। और अभी एकदम शुरुआत ही हुई है। और ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा छोटे चैनल्स को सपोर्ट करने का मतलब समझ लीजिए एकदम से बीड़ा उठा लिया है। मतलब हमने एक बार इनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हम अभी शुरुआत कर रहे हैं और सपोर्ट कर दीजिए थोड़ा सा। सर ने तुरंत हमसे कहा कि ठीक है, अच्छा आप आ जाइए, हम इतने से इतने बजे तक आपको टाइम देने के लिए तैयार हैं। ये ऐसा है कि ना आदमी छोटा होता है और ना चैनल छोटा होता है। चैनल एक स्वतंत्र विभाग है, लेकिन कुछ चैनल आज के डेट में किसी के अधीन हो गए हैं जी। वो उनके द्वारा ही बताए गए बातों को समाज में प्रसारित करते हैं। जी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छी शुरुआत है, इसमें सच और सच्चाई को समाज के बीच में लाना आप लोगों का काम है। लोग कहते हैं कि समाज का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रथम जी स्तंभ है, क्योंकि जो काम शासन प्रशासन और पुलिस नहीं कर पाती है वो काम पत्रकार कर देता है। एक कहावत है कि जहाँ न पहुँचे रवि, अच्छा, रवि मतलब सूर्य, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए पत्रकार। तो आप लोग वो हैं, अच्छी लगन और मेहनत से पत्रकारिता कीजिए और सच्चाई को हमेशा अपने साथ रखिए। निर्भीक होकर, पत्रकार को निर्भीक होना चाहिए, उसको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो डर जाएगा ना फिर पत्रकारिता नहीं कर पाएगा। वो फिर क्या करेगा, चापलूसी करना शुरू कर देगा। और शशि प्रताप सिंह, मैं संयोजक हूँ नेशनल इक्वल पार्टी का, सहयोगी दल समाजवादी पार्टी का। मैं बचपन से आज तक किसी की चाटुकारिता नहीं किया और सच्चाई को बोलने से मैं पीछे भी नहीं हटा। जो सच दिखाई देता है और सुनाई देता है उसको समाज में हम रखने का काम करते हैं और जीवन भर करते रहेंगे। लेकिन कुछ पत्रकार जो यूट्यूबर होंगे या नेशनल पत्रकार होंगे या प्रिंट मीडिया वाले होंगे, वो किसी के दबाव में, किसी न किसी लालच में वो पत्रकारिता करते हैं, जिनकी लाइफ जो है उसी में शुरुआत तो होती है तेजी से, लेकिन आंधी और तूफान जब आता है तो उजड़ के वो खत्म हो जाते हैं। आपको बताएं कि न्यूज़ सेतु जो हमने शुरू किया है, इसका मेन मोटिव ही यही है कि हमें सच को रिप्रेजेंट करना है। वरना ऐसे तो मैं भी कहीं ना कहीं नौकरी कर लेती। अगर आप सभी चाहें तो पहले वीडियो को देख सकते हैं कि क्यों आखिर न्यूज़ सेतु चैनल शुरू हुआ। देखिए, न्यूज़ सेतु आपने जो नाम रखा है ना, सेतु का मतलब ब्रिज, एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ना जी। एक सच को दूसरे सच से जोड़कर समाज में लाना जी। अगर आपने सेतु रखा तो सेतु का मतलब है लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण करना। बस यही एकदम समझ लीजिए आप हमारा मोटिव ही है। इसलिए कि बहुत ऐसा हम लोगों ने देखा है कि जहाँ सेतु ब्रिज नहीं है वहाँ लोग नाव से या लकड़ी के तख्ते से या केले के उससे इधर उधर पार करते हैं। तो आप लोगों ने न्यूज़ सेतु बनाया है, तो इस सेतु को बनाए रखिए और जगह जगह सेतु बने जहाँ जरूरत है लोगों को, मजबूती से। जी जी सर आशीर्वाद दीजिएगा, जरूर बनेगा। अरे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद देने वाला एक है, प्रभु। कर्मयोगी बनिए, जैसे मैं कर्मयोगी हूँ। मैं अपने कर्म पर भरोसा रखता हूँ। भगवान के हम सभी लोग संतान हैं, तो भगवान एक संतान को ज़्यादा आशीर्वाद देंगे, एक को कम देंगे, संभव नहीं है ये। इसलिए आशीर्वाद प्रभु से मांगिए और हम लोग कर्मयोगी है, हम लोग कर्म की बात करेंगे। आप भी कर्मयोगी बनिए, अपने कर्म से आगे बढ़िए। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें सर? एकदम शुरू कीजिए। तो शुरू करते पॉलिटिक्स से ही। आपकी नज़र में पॉलिटिक्स क्या है?
देखिए, राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। समझ गए कि नहीं? एक आईएएस और एक आईपीएस डॉक्टर को आदेशित नहीं कर सकता है, एक डॉक्टर आईएएस पीसीएस को आदेशित नहीं कर सकता है, लेकिन एक राजनेता जो है वो आईएएस पीसीएस डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर सबको आदेशित कर सकता है और सबसे सब काम करवा सकता है। तो राजनीति एक ऐसी चाबी है जो सभी बंद दरवाजे को खोल देती है। तो राजनेता क्या है, एक अपॉर्चुनिटिस्ट या फिर एक पब्लिक सर्वेंट आज के जमाने में? आज के जमाने में मुझे लगता है कि राजनेता जो हैं वो अब समाज के लिए और सामाजिक नहीं रह गए हैं। अब राजनेता जो हैं वो परिवारवाद हो गया है, परिवार को बढ़ाना, परिवार को सपोर्ट करना, परिवार के लोगों को या परिवार में जो लोग हैं उनको भी राजनीति की ओर ले आना। क्योंकि राजनीति में जब एक मुकाम पा जाता है आदमी तो उसमें अकूट धन हो जाता है। तो मैक्सिमम नेता जो हैं वो धन के लोभी और लालची हैं, समाज के लोभी और लालची नहीं है, गरीब के लोभी और लालची नहीं है कि गरीब को कैसे मदद करें। सब लोभी हैं, सब चाहते हैं कि किसी भी तरह हम राजनीति में मुकाम पा जाएं और लूटे खाएं और मस्ती करें। तो सर ये बताइए कि आपने कभी ऐसा डिसीजन लिया है कि जो पॉलिटिकली सही हो लेकिन मोरली गलत हो, मतलब आपके आदर्शों के खिलाफ हो लेकिन उससे सही हो, कि मतलब हम पॉलिटिकली सही है वो? देखिए, मैं तो मोरल गिराकर, स्वाभिमान को गिराकर, अपने आदर्श को बेचकर मैं कभी जिंदगी में राजनीति नहीं कर सकता हूँ, ना समाज में रह सकता हूँ, ना समाज का कोई काम कर सकता हूँ। इसलिए कि मैंने सीखा ही नहीं है। अभिमान को बेचा जा सकता है, अभिमान को शरीर से निकाल कर फेंका जा सकता है, और हर व्यक्ति को अहंकार और अभिमान को हटा देना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। आप राजनेता बने, बड़े नेता बने, विधायक बने, सांसद बने, लेकिन जिसके माध्यम से आज जिसने आपको बनाया है वो सर्वप्रथम होना चाहिए। लेकिन आज के नेताओं में वो चीज़ नहीं है। आजकल के नेता पद और कुर्सी पाने के लिए अपना जमीर और जमीन दोनों बेचते हैं। आदर्श, सिद्धांत, नीति, नियत सबको गिरवी रख देते हैं। बहुत से उदाहरण हैं उत्तर प्रदेश में नेताओं की जिसने राजनीति में कदम रखने के बाद कहा कुछ और, किया कुछ और, कर रहा कुछ और। हाँ सर, सत्ताधारी सरकार अभी जो है उसमें आपको सबसे आदर्शवादी नेता कौन लगता है? कोई नहीं, कोई भी नहीं। अभी जो सत्ता में जितने भी लोग हैं आदर्शवादी उनके जुबान पर नहीं है तो नेता कहाँ से संभव है? सही बात है। एक भी नेता का आप भी नाम बताइए, आप भी यहीं रहती हैं, जो आदर्श की बात करता हो। भाई बात तो फिर भी लोग कर ले रहे हैं, काम का तो फिर आप बताइए। बात भी नहीं करते हैं। आदर्श गांव बना यहाँ बनारस में। प्रधानमंत्री जी जब पहली बार 2014 में यहाँ सांसद चुने गए और प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सभी सांसद और विधायकों को, जनप्रतिनिधियों कहा कि एक एक गांव आप लोग लेके उसको आदर्श गांव बनाइए। कहा था और कुछ प्रधानमंत्री जी ने बनाया भी आगे बढ़कर, लेकिन उसमें लूट खसोट के अलावा और कुछ हुआ नहीं। आज भी आदर्श गांव जो बने हैं वहां पर सारी सुविधा दी गई थी, लेकिन सब आज के डेट में मृत घोषित हो गए हैं। चाहे बैंक हो, चाहे शौचालय हो, चाहे सड़क हो, चाहे आवास हो, चाहे सरकारी भवन हो या विवाह भवन बना या बहुत सी चीज़ें वहाँ बनी है। आप जाकर देखिएगा तो सब रोता हुआ आपको दिखाई देगा, हंसता हुआ नहीं दिखाई देगा। बहुत लोग तो सरकारी गांव में जो सरकारी शौचालय वगैरह बना उसमें लकड़ी, काठी और चिपड़ी या गोहरी रखे हुए हैं। यूथ सत्ताधारी सरकार से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अलायंस करने का, तो क्या आप करेंगे? देखिए, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है,
हो सकता है उसमें आपको ये भी मिल जाए कि आप क्या कहते हैं कि सहयोग कर पाए जनता को, इतनी समस्याएं जो हैं। देखिए, लेकिन फिर सरकार किसी की भी रहे, हाँ हाँ, अगर मेरा बस चलता है तो मेरा सर्वप्रथम यह काम होगा कि पब्लिक कॉलोनी और गलियों में रहती है, और हम पब्लिक के वोट से विधायक और सांसद बनते हैं, मंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं जी। हमको नहीं चाहिए प्लेन उतारने वाला सड़क, उसके लिए एयरपोर्ट बना है। हमारा मकसद है कि जो जनता जहाँ रहती है वो चीज़ नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी हो। हम हमारे मुख्यमंत्री जी अभी विदेश गए थे, जापान, वो जापान की गलियां भी देख के आए हैं। प्रधानमंत्री जी हर महीने जाते हैं विदेश, वो गलियों में घूम के आते हैं, देखते हैं। अपने देश की गलियां क्यों नहीं ऐसा बनवा रहे हैं? यहाँ पर विधायक हैं, उत्तरी बनारस का लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण अगर सीट कोई है तो शहर उत्तरी है, क्योंकि शहर उत्तरी से ही शुरुआत होती है लोकसभा वाराणसी, उसके बाद दक्षिणी आता है, उसके बाद कैंट आता है, शहर की सीट। तो आप प्रधानमंत्री के क्षेत्र की जो संसदीय क्षेत्र, हाँ, संसदीय क्षेत्र की जो विधानसभा है, उस विधानसभा की गलियां आज 12 साल हो गया केंद्र सरकार को और 8 साल हो गया प्रदेश सरकार को, आज भी गलियां उसी तरह हैं। पंचायत चुनाव डिले हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, पंचायत चुनाव डिले होने के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। क्या? भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा चुनावी मोड में रहती है। मोटिव ही वही है, बस जीतना। अभी देखिए, बंगाल में चुनाव हो रहा है, असम में चुनाव हो रहा है, और उधर 3 स्टेट साउथ में हो रहा है। इन लोगों का मकसद है कि अच्छा प्रदर्शन करके और समाज में मैसेज दिया जाए, क्योंकि आज के डेट में अगर ये 5 राज्य के चुनाव के पहले अगर पंचायत की चुनाव हो जाती तो बीजेपी यहाँ धराशायी हो जाती उत्तर प्रदेश में। इसलिए माहौल बनाकर और चुनाव कराया जा रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक कहावत है ना कि जिसके लाठी हाथ में लाठी है वो अपने भैंस को किधर भी हाँक सकता है। तो इनके हाथ में सब कुछ है, तो ये अप्रैल में कराएं या चाहे जुलाई में कराएं, इनकी मर्जी। सरकार का पैसा जा रहा है, सरकार का नुकसान हो रहा है, जबकि संविधान के हिसाब से कोई भी चुनाव जिस दिन अंतिम तारीख होता है उसके पहले चुनाव हो जाना चाहिए, ये संविधान बताता है। और संविधान के हिसाब से चलते नहीं, ये लोग मनवाद के हिसाब से चलते हैं। हाँ, ये संविधान जो है बाबा साहब ने लिखा था, ये अपना संविधान बदल दिए, ये मनवाद कर दिए हैं, अपने मन से जो आएगा यही इनका संविधान है। समझ गए कि नहीं? नहीं तो चुनाव अप्रैल तक फिनिश हो जाना चाहिए, पंचायत का चुनाव, प्रधानी का चुनाव जो है वो हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं कराएंगे ये लोग। क्या कर सकते? नहीं करा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये लोग बंगाल में अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास में लगे हैं, आसाम में अच्छा प्रदर्शन, उसी का ढिंढोरा पीटेंगे। तो पूरे चैनल पे दिखाया जाएगा वही कि बंगाल में हमने ये कर दिया तो वहाँ हमने ये कर दिया, लेकिन ये लोग भ्रम में जी रहे हैं। इस बार आसाम भी हारेंगे ये लोग और इस बार बंगाल भी लोग हारेंगे। तो आपको लगता है कि बंगाल में धूल चाटेगी बीजेपी? नहीं, धूल नहीं चाटेगी, हाँ। लेकिन हारेगी, सरकार नहीं बना पाएगी, सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन उसके पीछे भी कारण है। क्या? अभी चुनाव में विगत अभी 20-22 दिन बचा है, 25 दिन। ये देखिए, इवेंट पार्टी है ये बीजेपी जो है। इवेंट, किसी भी चीज का इवेंट बहुत अच्छा बनाती है, समझ गए कि नहीं? जी। तो उसके पहले ऐसा ना कुछ ही लोग खेला कर दें कि लोग इमोशनली कुछ कर ले। तो अभी कहना यह, अभी तत्काल आज के डेट की मैं बात कर रहा हूँ, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। सरकार बीजेपी की वहाँ पर नहीं बनेगी, ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। अब कल क्या होगा, कल देखा जाएगा।